अध्याय 19 बड़ों का सदमा। ये काफी होना चाहिए। वह अपने दूसरे भाई के बेहोश शरीर पर हल्की सी लात मारते हुए बुदबुदाया। हालांकि उन्हें लगा कि उन्होंने सफलतापूर्वक नादिया से ध्यान हटा लिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कठिन परीक्षा को रोकने के लिए एक अंतिम झटका दिया। वह जानता था कि उसने दूसरे भाई के मन को भय से पूरी तरह जीत लिया है। उसे पूरा यकीन था कि भविष्य में उसका ये भाई उसके बारे में किसी से बात करना तो दूर, उसके सामने आने की भी हिम्मत नहीं करेगा। उसने जो प्रभाव और भय पैदा किया वह बहुत प्रबल था। खैर, ओलिवर को पहले उसे वापस उसके आंगन में पहुंचाना होगा। किसी तरह डिलीवरी पूरी करने के बाद वह अंततः अपने आंगन में वापस लौटा और उसने जिपी को गेट के पास टहलते हुए देखा, जैसे कि प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा हो। लगता है कबीले के संरक्षक ने वह काम पूरा कर लिया जिसके लिए वह गई थी। वह अपने कमरे में आया और दरवाजे के पीछे रुक गया और पिछले दिन की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। पहले वह दूसरे भाई के मुक्के की गति को धीमी गति में स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन जब वह उनसे पिट रहा था तो उसे परेशानी हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ होगा कि विशेष आंखें उनके कमजोर शरीर के लिए इतनी शक्तिशाली थीं कि वे समायोजित नहीं हो सकी। पिछली बार जब उन्हें स्थायी शक्ति वृद्धि मिली थी तो उनके तंत्रिका तंत्र की ताकत में भी वृद्धि हुई थी। इससे संभवतः विशेष आंखें उसके मस्तिष्क तक सिग्नल ठीक से पहुंचा पाती थीं और यही कारण था कि वह धीमी गति में तेज मुक्का देख पाता था। उन्होंने महसूस किया कि अब भी एक बड़ा मार्जिन है जिस पर वह काम कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। यदि तीसरे भाई और बहन का सामना करते समय उसके पास पहले से ऐसी ताकत होती तो वह अपनी चोटों को काफी हद तक कम करने में सक्षम होता। हालांकि उसके पास यह बहाना था कि उसकी एस्पेरा प्रतिभा बहुत दयनीय थी। उसे तब शारीरिक रूप से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। वह हमेशा अपने लक्ष्य के सफल होने या उपलब्धि हासिल करने का इंतजार नहीं कर सकता था, उसे अपने शरीर को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। वह काम उठा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यदि उसने मुख्य पात्रों जितना प्रशिक्षण नहीं लिया तो वह पीछे रह जाएगा। यदि ऐसा होता है तो उसका शरीर उन सभी राक्षसी क्षमताओं को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता है जो उसे भविष्य में मिल सकती हैं। राक्षसी क्षमताओं का तो जिक्र ही नहीं, उसे उन शक्तियों का 10 गुना संस्करण प्राप्त होगा। यदि जहाज स्वयं कमजोर होगा तो स्वाभाविक रूप से वह टूट जाएगा। उसे संदेह था कि तब कुछ भी उसे बचा सकता है। यदि वह महान शक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहता है तो उसे भविष्य में उपन्यासों के उन मुख्य पात्रों की तुलना में अधिक कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, वह बुदबुदाया और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। जम्हाई लेना। पिछले कुछ दिनों से झेल रहे तमाम ड्रामे के बाद ओलिवर भी थोड़ी थकान महसूस कर रहे थे। हाँ, मैं थक गया हूँ। वह जल्दी से अपने बिस्तर पर चला गया और पूरी रात सोता रहा और अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। वह अधिक ताकत से मरने से बचने के लिए कड़ी मेहनत करने जा रहा था। दूसरे भाई के आंगन में लोगों का एक समूह उसके कमरे के बाहर इकट्ठा हुआ था। उन सभी में भ्रम, तनाव और अधीरता की समान अभिव्यक्तियां थीं। वे मिस्टिक पर्च कबीले के कुछ बुजुर्ग थे। कबीले में ऐसे बुजुर्ग होते थे जो एक भाई बहन को दूसरे भाई बहन की तुलना में अधिक महत्व देते थे और कभी कभी उन्हें तरजीह देते थे। ये बुजुर्ग कबीले के मुखिया के दूसरे बेटे और बेटी की देखभाल करने वाले थे। गार्डों से खबर मिलने के बाद कि दूसरा युवा मास्टर एक नौकरानी द्वारा अपने कमरे में बेहोश पाया गया था, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया और दर्शकों के लिए बुलाया। तुम नौकर, हमें बताओ कि उसके साथ क्या हुआ? एक बुजुर्ग ने सख्ती से पूछा। माहौल खून खराबे और दबाव से भरा हुआ था। युवा नौकरानी कांप उठी, उसकी आंखें डर से फैल गईं और वह हकलाने लगी। कृपया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। युवा मास्टर को चाय दे रही थी जब मैंने उसे फर्श पर बेहोश पाया। मैंने उसे हिलाया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने तुरंत गार्ड को बुलाया। कृपया मुझ पर विश्वास करें। उसकी आवाज सिसकियों में डूब गई, उसके गालों से आंसू बह रहे थे। दासी ने जो कुछ देखा था
वह सब सच सच बता दिया। बड़ों ने भी इस बात पर गौर किया। वे इतने अनुभवी और कुशल थे कि उन्होंने उसकी शारीरिक भाषा से बता दिया कि वह झूठ नहीं बोल रही थी और उनसे वास्तविक डर महसूस कर रही थी। और उनके सामान्य ज्ञान ने उन्हें ये भी बताया कि मिस्टिक पर्च कबीले में काम करने के लिए चुने गए सभी नौकरों और गार्डों को कठोर प्रशिक्षण दिया गया था। जैसे ही उन्होंने भोजन को कबीले की सीमा में प्रवेश कराया, उनके दिमाग में वफादारी घर कर गई। किसी भी नौकर के लिए इस तरह का विचार रखना भी असंभव था, इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और आपस में चर्चा करने लगे। उसे अचानक क्या हुआ? मैं उससे कुछ दिन पहले ही मिला था और वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। कुछ समय प्रतीक्षा करें, चिकित्सक उसकी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। हमें जल्द ही पता चल जाएगा। डॉक्टरों द्वारा अंदर बुलाए जाने से पहले उन्होंने कुछ मिनट तक मौन रहकर इंतजार किया। वह जाग रहा है लेकिन ठीक है। उसकी हालत थोड़ी अजीब है। किसी कारण से वह बिल्कुल भी नहीं बोलता है और समय समय पर चिल्लाता रहता है। उसकी मानसिक स्थिति बदतर दिखती है, जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क पर हमला किया हो। डॉक्टर ने अपनी राय दी। फिलहाल मैंने उसे दिमाग को शांत करने वाली दवा की कुछ खुराकें दी हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमें कुछ और सोचना होगा। ऐसा अचानक कैसे हो सकता है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। एक बुजुर्ग चिल्लाए बिना नहीं रह सका। शांत हो जाए, इसकी बहुत कम संभावना है कि एक उच्च श्रेणी के दिमाग वाले दानव ने कबीले में घुसपैठ की है। बाधा को देखते हुए ये लगभग असंभव लगता है, लेकिन फिर इसके अलावा और क्या उचित स्पष्टीकरण हो सकता है? जब वह सोच में पड़ गई तो एक अन्य बुजुर्ग ने टिप्पणी की, एक राक्षस, ये बेतुका है। क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं? हम आखिरी बुजुर्ग, जो शुरू से ही शांत थे और जिनकी आभा गहरी थी, आखिरकार बोले, बिना किसी सबूत के हम साहसिक धारणाएं नहीं बना सकते। यह एक गंभीर मामला है। एक प्रत्यक्ष वंश के सदस्य पर इस तरह हमला किया गया था। छिपे हुए गार्डों के अनुसार वह उन्हें पीछे रहने और उसका पीछा न करने का आदेश देकर आंगन से बाहर चला गया, जो अजीब है। अगली बात जो उन्हें पता चली वह ये कि वह अचानक उसी अवस्था में अपने कमरे में वापस आ गया। उनकी बातें सभी को समझ में आ गईं। मैंने उसके पिछले दिन के कार्यों पर एक रिपोर्ट मांगी और कुछ अजीब पाया। कहानी खत्म। अलविदा।